session we discussed about all the solvency ratios. हम लोगों ने liquidity ratios की थी, हम लोगों ने long term solvency ratios की थी. Fine. Now in today's session we are going to discuss about profitability and turnover ratios. Profitability ratios में हम लोग करेंगे gross profit ratio, net profit ratio, operating ratio, operating profit ratio and return on investment. Fine. टर्नओवर रेशियोज में हम लोग करेंगे डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टॉक टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज. ओके, सो ये सारे रेशियोज करने के बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं. ठीक है. So our next ratio is now activity ratios. Activity ratios में जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि 4 ratios कवर होती हैं. इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, देन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर का मतलब हमारा सब जगह यहाँ पर है. टर्नओवर मतलब सेल्स, और एक्टिविटी रेशियोज हमेशा इंटीजर वैल्यू में आती हैं, मतलब टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे आती हैं. अब जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. अब इसमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की क्या हैं. पहली बात, COGS is your cost of goods sold. ये हम कैसे निकालते हैं. जितना भी हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जिसको कि हम सेल्स की टर्म भी कहते हैं या टर्नओवर भी कहते हैं. ठीक है. हम इसमें से माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अनदर वे इज जितना भी हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है, उस ओपनिंग इन्वेंट्री में हमने परचेजेस ऐड कर दी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर दिए. अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के कॉन्सेप्ट में डेबिट में ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, परचेजेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड से अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें, ये ध्यान रखना ये इन्वेंट्री गुड्स की ही है, रॉ मटेरियल की ही है. इस वाली इन्वेंट्री में हम लूज टूल्स को कंसिडर नहीं करते. ठीक है. So this is another way of calculating cost of goods sold. इन्वेंट्री या तो रॉ मटेरियल की होगी या WIP हो सकती है या फिनिश्ड गुड्स हो सकती है. ये बात ध्यान रखना, लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होते. लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड नहीं होते, are not included. ठीक है. फिर अगर हम एवरेज इन्वेंट्री की बात करते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हो गया एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री, या हम कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2. अगर फॉर बाय चांस आपको ये ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हो तो आप उसको कभी भी ज़ीरो एज्यूम नहीं करेंगे. इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो हम ये नहीं करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक को ज़ीरो ले लें, हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को ही कंसिडर कर लेंगे.
ऑल्दो ये बहुत ही रेयर चांस है, बट फॉर बाई चांस कभी ऐसा हो। अब मैं आपको एक बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी याद दिलाई देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग भूल भी सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो मेजरली हमारे पास है, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, और ये ध्यान रखना कैरेज हो या फ्रेट हो, ये इनवर्ड्स ही लेंगे, अगर आउटवर्ड्स हो तो वो नहीं लेंगे। पावर, गैस एंड फ्यूल, ठीक है। अब ये रेशो जितनी हाई होगी, हाई रेशो इज ऑलवेज बेटर फॉर द फर्म। हाई रेशो हमेशा फर्म के लिए अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपकी सेल्स अच्छी है, सेल्स इज गुड। जबकि लो रेशो, लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या लो स्टॉक टर्नओवर रेशो ये इंडिकेट करती है कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, ये शो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्वेंट्री, ये रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, इसको हम डेटर्स टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, DTR। ऑल्दो रिसीवेबल्स का मतलब हो गया डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ, और दोनों को ही हमें कंसिडर करना होता है। तो हम क्या कहते हैं, इस रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल्स, ध्यान रखना, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या हुआ, जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल्स है, जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल्स है, उसमें से हमने सेल्स रिटर्न माइनस कर दी। कौन सी वाली सेल्स रिटर्न, जो आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स थी, सारी की सारी सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करोगे, जो आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स थी वो वाली सेल्स रिटर्न हमने माइनस कर दी, ठीक है। और अगर हम एवरेज रिसीवेबल्स की बात करें तो एवरेज रिसीवेबल्स का मतलब हो गया, एवरेज रिसीवेबल्स मतलब एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। अब इसमें ये ध्यान रखना कि एवरेज डेटर्स मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2, एंड एवरेज बिल्स रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2। तो दोनों में ही हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर देते हैं, यानी कि ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2। इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला है वो ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड, इसे हम कभी इंक्लूड नहीं करते, इज नॉट इंक्लूडेड यानी कि शुड नॉट बी डिडक्टेड, इसे हम डिडक्ट नहीं करते फ्रॉम रिसीवेबल्स, ठीक है। हम कोई प्रोविज़न अगर इस तरह का बनाया हुआ है तो उसे डिडक्ट नहीं करते, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसी वाली रेशो के बेसिस पे एक और न्यू रेशो है कि हमारा जो डेब्ट कलेक्शन पीरियड है, ऑन एन एवरेज हमारा डेब्ट कलेक्शन पीरियड कितना है, हमारा डेब्ट कलेक्शन पीरियड होगा, अगर हमें डेज में चाहिए तो 365 डेज अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशो, तो आंसर हमारा डेज में आएगा। अगर हम 12 कर रहे हैं अपॉन DTR तो हमारा आंसर मंथ्स में आएगा, और अगर हम
वीक्स कर रहे हैं, मान लो 52 वीक्स अपॉन DTR, तो हमारा आंसर वीक्स में आएगा। जनरली आपको क्वेश्चन में मेंशन ही होता है कि आपको मंथ्स में निकालना है, डेज़ में निकालना है या वीक्स में निकालना है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप लोग प्रेफरेबली, हम लोग डेज़ को ही प्रेफर करते हैं कि डेज़ में हम निकाल दें, ठीक है। अब जैसे हमने डेटर्स टर्नओवर रेशो की थी, वैसे ही ये क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल्स, इसको हम पेबल्स टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। फिर वही कि नेट क्रेडिट परचेजेस का मतलब क्या हुआ, जितनी भी हमारी क्रेडिट परचेजेस हैं उनमें से हम रिटर्न सिर्फ वही कंसिडर करेंगे, रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेजेस, तो हमारी नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगे। एवरेज पेबल्स का मतलब क्या हो गया, अगेन वही कि एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल, और एवरेज कैसे निकालेंगे हम दोनों में ही, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अगर किसी भी तरह का प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रेडिटर्स दे रखा है, देन इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, हमें उसे कंसिडर नहीं करना, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास आती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में कहती है कि जो भी नेट सेल्स हैं अपॉन वर्किंग कैपिटल, और अगर आपसे फिक्स्ड एसेट्स कोई भी रेशो इस तरह से पूछे जाए, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो पूछ लें, तो आप कह दो कि ठीक है, नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी रेशो इस तरह से निकाली जा सकती है। जैसे हमने डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकाला था, वैसे ही एवरेज पेएबल पीरियड भी निकालते हैं, मैं तब स्किप कर गई थी। वो कैसे निकालते हैं, अगेन 365, 52 या 12 अपॉन CTR, मतलब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। बिल्कुल, इसमें हमारा पर्पस क्या है निकालने का, कि कितना हमें क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, मतलब हमें मिल रही है कितनी क्रेडिट फैसिलिटी। तो इसका आंसर किस में आएगा, डेज में आ जाएगा, वीक्स में आ जाएगा, मंथ्स में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब हमारी हो गई टर्नओवर रेशियोज, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उनमें हमेशा एक तो पहली बात है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस होती हैं, हमेशा हम उन्हें परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और ये किसी भी फर्म की प्रॉफिट्स को एक्सप्लेन करती है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एक्सप्लेन करती है कि हमारा प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, हमारा प्रॉफिट जो अलग अलग कैटेगरी का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, या हमें रिटर्न कितनी मिल रही है, ये सब एक्सप्लेन करती है, ठीक है। ये रेशो हमारी इनकम स्टेटमेंट से भी आती हैं। जो हमारा इस रेशोज का फर्स्ट पार्ट है इन रिलेशन टू सेल्स,
इन रिलेशन टू सेल्स वाली रेशो आपकी हमेशा इनकम स्टेटमेंट से आती हैं, लेकिन जो आपके रेशोज़ हैं इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, तो ये रेशोज़ आपकी हमेशा बैलेंस शीट से आती हैं। तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी ऑफ रेशोज़ हमारी किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ रही है। हमारी दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक होती है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है बैलेंस शीट। तो इन रिलेशन टू सेल्स वाली रेशोज़ तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट से आती है, इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट तुम्हारी बैलेंस शीट से आती है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सबसे पहले इन रिलेशन टू सेल्स। इन रिलेशन टू सेल्स में हमारी पहली रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, GPR। जो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेट सेल्स इनटू 100। ये जो हमारी नेट सेल्स हैं इसका मतलब हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब जितनी भी आपकी कैश सेल्स हैं, जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल्स हैं, उसमें से हमने सेल्स रिटर्न माइनस कर दी, या हम कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड्स माइनस कर दिए, तो हमें नेट सेल्स मिल जाती हैं। और इसका आंसर वही परसेंटेज में आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम क्या कहते हैं कि व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेट सेल्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज हम कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारी जो कंपनी के न्यू बैलेंस शीट है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो COGS है, जिसको हम शॉर्ट में COGS बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी आपका ओपनिंग स्टॉक है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक कोई भी हो, ओपनिंग स्टॉक है प्लस नेट परचेजेस प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जो नेट परचेजेस हैं, अगेन फिर वही वाली बात कि जितनी भी कैश और क्रेडिट परचेजेस हैं उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि वेजेस हो गया, कैरेज, फ्रेट, अगर इनके आगे इनवर्ट्स लिखा है तो ये इनवर्ट्स में आ गया, ऑक्ट्रॉय आ गया, गैस, फ्यूल, वाटर सप्लाई, ठीक है, पावर, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब इसमें एक और छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में आपको लिखा होता है एडजस्टेड परचेजेस। अगर क्वेश्चन में आपको ये एडजस्टेड परचेजेस लिख दिया तो इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस लिखा है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू आपकी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में सिर्फ एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने हैं।
ये छोटा सा पॉइंट है जो कि कई बार एग्ज़ाम में गलत हो जाता है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। समझ में आया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है। सेकेंड रेशो की हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग रेशो। अच्छा, ऑपरेटिंग रेशो बताने से पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जितनी ज़्यादा होती है, हायर द रेशो बेटर इट इज़। ये बात मुझे कैसे एकदम याद आ गई, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग रेशो है ना, ये ऑपरेटिंग रेशो आपकी है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। मतलब इसमें हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स है, वी आर एक्सप्लेनिंग, वी आर एक्सप्रेसिंग द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो इसलिए ये रेशो जितनी कम होगी उतना फर्म के लिए अच्छा होगा, बेटर इट इज। तो अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है, आपने ऊपर COGS निकालना सीखा, उसी में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये दोनों एक्सपेंसेस मिला के हमारे ऑपरेटिंग, यानी कि जो बिजनेस ऑपरेशन के लिए, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं, जो भी उसका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, वो सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये रेशो जितनी कम होगी उतना ही फर्म के लिए अच्छा होगा। तो नाम पे मत जाना कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सारी की सारी ही हमारी जितनी ज़्यादा होंगी उतना अच्छा होगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में एक ये भी रेशो है जो कि ऑपरेटिंग रेशो की कैटेगरी में है, और एक सिंगल यही रेशो ऐसी है जिसके लिए हम ये कहते हैं कि जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला वही रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दें या नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कर दें, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब एक रिलेशन होता है जो आपकी ऑपरेटिंग रेशो है और जो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है।
इन दोनों का सम टोटल हमेशा 100 होता है, ये ध्यान रखना। हमेशा ऑपरेटिंग रेशो का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का जो सम होता है वो हमेशा ही 100 होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो कई बार आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस MCQs में, फिर इन द ब्लैंक्स में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं कि इफ़ ऑपरेटिंग रेशो इज 33%, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो विल बी व्हाट। तो कैसे निकलेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो? 100 माइनस 33, 67%। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करते हैं नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का मतलब क्या हुआ कि नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जितनी हाई होगी उतना अच्छा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जितनी हाई होगी उतना अच्छा होता है, ये भी जितनी हाई होगी, हायर द रेशो बेटर इट इज। नेट प्रॉफिट रेशो भी जितनी हाई होगी उतना ही बेटर होगा, हायर द रेशो बेटर इट इज। और नेट प्रॉफिट रेशो में क्या हेल्प करता है? नेट प्रॉफिट रेशो ये बताता है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये रेशो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा मार्जिन कितना है सेल्स में, मार्जिन इन सेल्स कितना है। और नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो। ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये अदर इनकम होती है। ठीक है, या कई बार आपको ये वाली इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी होती, तो आप क्या कर सकते हो? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस अदर इनकम, या फिर मिसलेनियस इनकम, ये भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय ईदर वेज, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं ये क्या है? ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस ऑपरेशन में नहीं होते, जैसे कि गुडविल रिटर्न ऑफ या किसी भी तरह का एनी अदर intangible assets written off। या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और एनी फिक्टिशियस एसेट। रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स में मान लो अंडर राइटिंग कमीशन है, वो भी आ जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, वो सब आ जाता है।
फिर हम कह सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, मतलब हम प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, मतलब वापस कर रहे हैं। डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और अगर हम अदर इनकम की बात करें या नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी अदर इनकम आ जाती है। ठीक है, तो इन सब इनकम्स को हम ऐड कर देते हैं, या और भी कोई भी इनकम होगी तो सब ऐड हो जाएंगी और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रेशो है हमारे इसमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बड़ा पॉपुलर है ये रेशो, ROI। कंपनी ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, हाउ मच रिटर्न द फर्म इज रिसीविंग, फर्म ने जितनी भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट की है उस सारी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न वो रिसीव कर रही है। हाउ मच रिटर्न द फर्म इज रिसीविंग ऑन इन्वेस्टमेंट डन। वो इन्वेस्टमेंट चाहे हमारी ओनर्स में फंड में हो और चाहे हमारे बोरोड फंड्स में हो। ठीक है, तो इसका मतलब ROI इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया ये पहले भी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, या तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का मतलब किसी भी तरह के डिबेंचर या सिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, और फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में। समझ में आया? ओके, तो आप लोगों ने सारी रेशियोज कर ली, हमारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। तो आई थिंक आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बच्चे, रेशियोज में बच्चे घबरा जाते हैं कि बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो इन फार्मूलाज को देख के तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि रेशियोज की आपको डेरिवेशन क्लियर है, आपको ये पता है कि हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, हमारी अकाउंटिंग डेफिनेशंस अगर हमें क्लियर हैं तो ये फार्मूलाज हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलती मत करना कि पेपर पे लिखेंगे और आज हम इनको रटेंगे, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे पढ़ने की। अब करेंगे, फिर करना ये है प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूलाज लिखने हैं, बिकॉज आप जैसे जैसे फॉर्मूलाज लिखोगे आपको उनके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको हर बार फॉर्मूले लिख के करने हैं, जिससे कि आपको फॉर्मूले अंडरस्टैंड होकर पूरे बाय हार्ट लर्न हो जाए। ठीक है, इन ड्यू कोर्स आपको कोई भी परेशानी आती है, आपको कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरह के आपको डाउट्स आते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में
अपने डाउट्स भेज सकते हैं या फिर मेरे मेल ID पे rajshreetutorials@gmail.com पे भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हमारे पास क्या बचा करने को, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, what are the different varieties of question to be asked in your examination. Okay, so be with us, connect with us, subscribe the channel and share the video with your friends. Okay, thank you so much and good luck to all of you.